नमस्कार दोस्तों, मैं फाल्गुनी वाला स्वागत करती हूँ आप सबका माय स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 6.1 क्वेश्चन, कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी बट नॉट जिंक, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल आप चैप्टर 3 में सीख कर आए हो। यहाँ स्क्रीन पर आप रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स देख सकते हो। यहाँ कॉपर और जिंक की बात की गई है क्वेश्चन में। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.34 वोल्ट और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.76 वोल्ट। और जैसे कि आप सबको पता है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल मेटल कैन बी रिप्लेस्ड बाय लोअर रिडक्शन पोटेंशियल मेटल। तो यहाँ पर कॉपर का जो पोटेंशियल है वो जिंक से ज्यादा है, इसलिए कॉपर कैन बी रिप्लेस्ड बाय जिंक। अब यहाँ क्वेश्चन में हाइड्रोमेटलर्जी की बात की है। तो जब हम हाइड्रोमेटलर्जी की बात करते हैं तो जिंक उसके सॉल्यूशन में Zn+2 फॉर्म में होता है। और जब हम जिंक को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमें जो मेटल चाहिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल से कम होना चाहिए। तो वो मेटल्स है लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड मैनी मोर अदर मेटल्स। तो यहाँ पर हम सपोज इससे रिप्लेस करते हैं, तब ये सारी की सारी मेटल है जिंक को रिप्लेस करने की बजाय वाटर को रिड्यूस कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है। जिंक का पोटेंशियल है माइनस 0.76 वोल्ट और वाटर का पोटेंशियल है माइनस 0.83 वोल्ट। इस वजह से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम में सारी मेटल जिंक को रिप्लेस करने की बजाय वाटर को रिड्यूस कर देती है और वो बन जाते हैं, एल्यूमिनियम कन्वर्ट होता है Al+3 में, मैग्नीशियम कन्वर्ट होता है Mg+2 में, सोडियम कन्वर्ट हो जाता है Na+ में और वाटर कन्वर्ट हो जाता है H2 गैस एंड OH- एक्वियस में और Zn+2 उसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 6.2, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज होता है सल्फाइड ओर के सेपरेशन में। अगर हमारे पास ऐसी कोई ओर है जिसके अंदर दो मेटल्स है जो सल्फाइड कंटेनिंग है, अगर हमें उसको सेपरेट करना है तब हमें यूज करना चाहिए डिप्रेसेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक और है जो कंटेन करती है जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड और हमें उसमें से लेड सल्फाइड को सेपरेट करना है। तो उसके लिए एज अ डिप्रेसेंट हम सोडियम साइनाइड का यूज करेंगे। तो जब हम ये डिप्रेसेंट यूज करते हैं तो लेड सल्फाइड विथ फ्रोथ वो बाहर आ जाएगा और जिंक सल्फाइड सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 6.3, Why is the extraction of copper from pyrites more difficult than that from its oxide are through reduction? तो यहाँ पर कॉपर की दो ओर्स दी गई है। पहली ओर है कॉपर ऑक्साइड और दूसरी ओर है कॉपर पाइराइट। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Cu2O और कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। अब अगर हमें कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे कर सकते हैं बाय रिडक्शन प्रोसेस, सिंपली बाय यूजिंग अ कॉक। अब अगर हमें कॉपर पाइराइट को कॉपर में कन्वर्ट करना है तो वो प्रोसेस में सबसे पहले हमें कॉपर पाइराइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉपर ऑक्साइड में बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टेड और स्मेल्टिंग, और उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट होगा कॉपर में बाय द रिडक्शन। तो ये प्रोसेस हो जाती है 2 स्टेप प्रोसेस। इसी वजह से कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में कन्वर्जन करना इजी है और कॉपर पाइराइट का कॉपर में कन्वर्जन करना डिफिकल्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है 6.4, एक्सप्लेन जोन रिफाइनिंग एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हम जोन रिफाइनिंग मेथड को समझेंगे। तो जोन रिफाइनिंग मेथड का प्रिंसिपल है, मेटल में जो इम्प्योरिटीज होती है वो मेटल के मेल्टेड फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल होती है इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। अब इस मेथड में एक मोबाइल हीटर होता है और वो मोबाइल हीटर कंटिन्यूअसली इम्प्योर मेटल के रोड के आसपास एक ही डायरेक्शन में घूमता है। अब ये मोबाइल हीटर जहां पर होता है वहां पर मेटल मेल्ट हो जाती है और उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वो भी उसके अंदर सॉल्युबल हो जाती है। फिर वो मोबाइल हीटर जहां जहां आगे जाएगा उसके साथ में वो इम्प्योरिटी भी आगे बढ़ती जाती है और पीछे वाली जो मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह से इसी प्रोसेस को बार बार एक ही डायरेक्शन में रिपीट किया जाता है और उस वजह से सारी इम्प्योरिटी है वो मेटल के एक एंड पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और बाद में उस एंड को कट किया जाता है। तो इस तरह से जोन रिफाइनिंग मेथड में हमें प्योर मेटल मिल सकती है। ये मेथड का यूज होता है सेमीकंडक्टर बनाने में और मेटल को हाई प्योरिटी के साथ पाने के लिए। वो मेटल के एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम एंड इंडियम। अब हम देखने वाले हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जब एलिमेंट कम क्वांटिटी में हो और एलिमेंट
और उसके अंदर की इम्प्योरिटी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, तब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर ब्यूरेट जैसी एक कॉलम होती है। उस कॉलम के अंदर एक एडसोर्बेंट को प्लेस करते हैं जिसे स्टेशनरी फेज कहा जाता है। ये जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड या तो लिक्विड हो सकता है। अब हमें हमारे मिक्सचर को कॉलम के ऊपर से इंट्रोड्यूस करना होता है और उसके बाद प्योर सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट को एज मोबाइल फेज पास करना होता है। अब जो हमारा मिक्सचर है वो मोबाइल फेज के साथ कॉलम में ड्यू टू ग्रेविटी नीचे बढ़ता जाएगा। अब जो कंपोनेंट का इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है वो कॉलम में ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जिस कंपोनेंट का इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ कम है वो कॉलम में मोबाइल फेज के साथ नीचे आ जाएंगे। इस तरह हर कंपोनेंट अपने अपने एब्जॉर्बिंग पावर के हिसाब से कॉलम में अलग अलग जोन में एब्जॉर्ब होंगे। अब इस सेपरेशन में हम जैसे जैसे कंटिन्यूअस मोबाइल फेज को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ये जोन हम कॉलम के नीचे सेपरेट बीकर में कलेक्ट करते जाएंगे। तो यही होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 6.5। आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 673 केल्विन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको एलिंघम डायग्राम की जरूरत होगी। तो जैसे कि एलिंघम डायग्राम में हमें दिख रहा है 673 केल्विन टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड का कन्वर्जन जब कार्बन डाइऑक्साइड में होता है उसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड से कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत इजीली कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड 673 केल्विन टेम्परेचर पे प्योर कार्बन से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है 6.6। नेम द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एनोड मड इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। व्हाई आर दे सो प्रेजेंट। जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करते हैं तो हमें एनोड मड पे एंटीमनी, सिलेनियम, टेल्यूरियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी लेस रिएक्टिव मेटल मिलती है और वो लेस रिएक्टिव है इसीलिए वो वहां पर एनोड मड बन के प्रेजेंट रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.7। राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ब्लास्ट फर्नेस में डिफरेंट टेम्परेचर जोन होते हैं जिसमें पहला जोन है 500 to 800 केल्विन टेम्परेचर जोन जिसे लोअर टेम्परेचर जोन भी कहा जाता है। इस जोन में Fe2O3 का कन्वर्जन होता है FeO में और इस कन्वर्जन के लिए जो रिएक्शंस होती है वो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख सकती है। हमारा अगला टेम्परेचर जोन है 900 केल्विन टू 1500 केल्विन टेम्परेचर जोन जिसे हायर टेम्परेचर जोन भी कहा जाता है और इस टेम्परेचर जोन में FeO का कन्वर्जन होता है Fe में और उसके लिए जो रिएक्शंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6.8। राइट केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। तो हमें जिंक को जिंक ब्लेंड से सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो 4 स्टेप में डिवाइडेड है जिसका पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को करने के लिए हमें फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करनी है जो प्रोसेस हमने आगे ऑलरेडी सिखा दी है। इस मेथड का दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ द सल्फाइड टू ऑक्साइड। इस स्टेप में हम जिंक सल्फाइड को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उस वजह से जिंक सल्फाइड कन्वर्ट होता है जिंक ऑक्साइड में। हमारा तीसरा स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। इस मेथड में हम जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ में रिडक्शन करेंगे और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा जिंक। अब हमें जो जिंक मिला है वो अभी भी इम्प्योर है तो इसके लिए हम चौथा स्टेप यूज करेंगे जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम जिंक सल्फेट को एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यूज करेंगे, प्योर जिंक का रोड एज अ कैथोड यूज करेंगे और इम्प्योर जिंक का रोड एज अ एनोड यूज करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तब कैथोड पे धीरे धीरे करके प्योर जिंक डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस कैथोड पे हमें प्योर जिंक मेटल मिलेगी और एनोड पे इम्प्योर जिंक। हमारा अगला क्वेश्चन है 6.9। स्टेट द रोल ऑफ सिलिका इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉपर के सल्फाइड ओर के अंदर आयरन की इम्प्योरिटी होती है। कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए कॉपर के सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि Cu2S कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में और बाद में इस Cu2O का कोक के साथ रिडक्शन करके कॉपर मिलता है। लेकिन जो आयरन एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो FeO बन के Cu2O के साथ इंटरफेयर करेगा। तो इस इंटरफियरेंस को रोकने के लिए हमें FeO को रिमूव करना पड़ता है। तो इसके लिए हम रिवर बैटरी फर्नेस में सिलिका को ऐड करते हैं।
अब ये सिलिका का मतलब है SiO2। FeO के साथ SiO2 मिलके FeSiO3 यानी कि स्लेग बनाता है, जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं और हमारा Cu2O FeO के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं देगा। इसलिए कॉपर मेटलर्जी में Fe के इंटरफियरेंस को रोकने के लिए सिलिका को ऐड किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 6.10, व्हाट इज मीन बाय द टर्म क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले समझते हैं क्रोमेटोग्राफी वर्ड का मतलब। ग्रीक वर्ड क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। इस क्रोमेटोग्राफी मेथड में डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिक्सचर को इंडिविजुअल कंपोनेंट के स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग टू सेपरेट किया जाता है। प्लांट्स में प्रेजेंट कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये मेथड फर्स्ट टाइम यूज हुई थी। क्रोमेटोग्राफी मेथड्स में जो स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड या लिक्विड हो सकता है और प्योर सॉल्वेंट या तो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट या फिर गैस को एज अ मोबाइल फेज यूज किया जाता है। मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज पर पास किया जाता है और इस मोबाइल फेज के साथ हमारा सैंपल मिक्सचर स्टेशनरी फेज पर अपने एब्जॉर्बिंग पावर के अकॉर्डिंग टू अलग अलग जगह पे एब्जॉर्ब होकर सेपरेट हो जाता है। ये सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी मेथड्स का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.11, व्हाट क्राइटेरियन इज फॉलोड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द स्टेशनरी फेज इन क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि अपने एब्जॉर्बिंग पावर के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट स्टेशनरी फेज पे डिफरेंट डिफरेंट जोन में एब्जॉर्ब होते हैं, तो हमें ऐसा स्टेशनरी फेज सिलेक्ट करना होता है जिस पर मिक्सचर में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट अलग अलग जगह पे अपने एब्जॉर्बिंग पावर के अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्ब होकर सेपरेट हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है 6.12, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर रिफाइनिंग निकल। तो सबसे पहले ये जान लो कि निकल रिफाइनिंग में मॉन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस में निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 300 से 350 केल्विन टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। इस प्रोसेस से वॉलेटाइल निकल टेट्राकार्बोनिल कंपाउंड बनता है। जो इम्प्योरिटी होगी वो एज इट इज रिमेनिंग रहेगी। अब ये वॉलेटाइल निकल टेट्राकार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट करके 450 से 470 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इस हीटिंग से निकल टेट्राकार्बोनिल डिकम्पोज होके प्योर निकल एज अ प्रोडक्ट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट देता है। तो ये है रिफाइनिंग ऑफ निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.13, हाउ कैन यू सेपरेट एल्यूमिना फ्रॉम सिलिका इन अ बॉक्साइट और एसोसिएटेड विद सिलिका, गिव इक्वेशंस इफ एनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले मैं आपको नोट्स में लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव वे से ये सिखाती हूँ और बाद में बहुत ही इजी वे से जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए वो सीखते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिना की प्रिंसिपल ओर है जिसमें एल्यूमिनियम एज Al2O3 फॉर्म में होता है और एज एन इम्प्योरिटी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है। इस ओर को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ 473 to 523 केल्विन टेम्परेचर एंड 35 to 36 बार प्रेशर पे डाइजेस्ट किया जाता है, मतलब कि प्रेशराइज हीटिंग किया जाता है। अब इस प्रोसेस से जो एल्यूमिनियम था वो सोडियम एल्यूमिनेट में एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोडियम सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों कंपाउंड मतलब कि सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, जबकि आयरन ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी एज इट इज सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेगी, जिसे फिल्टर करके रिमूव किया जाता है। अब जो स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम के साथ आयरन ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड था वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन अभी सॉल्यूशन में सोडियम एल्यूमिनेट के साथ सोडियम सिलिकेट है जिसे हमें रिमूव करना है। तो इसके लिए जो ऊपर अभी सॉल्यूशन मिला जिसमें सोडियम एल्यूमिनेट के साथ सोडियम सिलिकेट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करके न्यूट्रलाइज किया जाता है और थोड़ी अमाउंट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड Al2O3 एक्सटर्नली ऐड किया जाता है। अब जो बाहर से प्रिपेयर्ड Al2O3 ऐड किया ना उसके ऊपर न्यू प्रेसिपिटेट ऑफ Al2O3 बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसे सीडिंग कहा जाता है। जैसे कि सीड यानी कि बीज जमीन में बोया जाता है और प्लांट बनता है, वैसे ही फ्रेश Al2O3 प्रेसिपिटेट ऐड किया और उस पर न्यू प्रेसिपिटेट ऑफ Al2O3 बनना स्टार्ट हो जाता है। सिंपल वे से कहे
तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड Al2O3 प्रेसिपिटेट न्यू प्रेसिपिटेट को ग्रो होने के लिए रेडीमेड सरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे प्रेसिपिटेशन फास्ट होता है। इस स्टेप में सोडियम सिलिकेट का कुछ नहीं होता, वो डिजोल्व फॉर्म में सॉल्यूशन में ही रहता है। अब जो प्रेसिपिटेट ऑफ Al2O3 मिले उसे फिल्टर करके 1470 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करके हमें प्योर Al2O3 यानी कि एल्यूमिना मिल जाता है। अब ये सिंपल ग्राफिकल वे से समझ लो, बॉक्साइट और उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH एट 473 to 523 केल्विन टेम्परेचर एंड 35 to 36 बार प्रेशर। इस डाइजेशन से एल्यूमिनियम का बना सोडियम एल्यूमिनेट, सिलिका का बना सोडियम सिलिकेट और आयन ऑक्साइड एंड TiO2 अनरिएक्टेड रहे। सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन में सॉल्युबल रहे, जबकि आयन ऑक्साइड एंड TiO2 इनसॉल्युबल रहे, जिसे हम फिल्टर करके रिमूव कर देंगे। अब सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड से न्यूट्रलाइज करके फ्रेशली प्रिपेयर्ड Al2O3 ऐड करेंगे, जिससे Al2O3 के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, जिसको 1470 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करके प्योर एल्यूमिना मतलब कि Al2O3 मिलेगा। अब ये पूरा ग्राफिक्स आप नोट डाउन कर लो और फिर से ये क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखो, आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.14, गिविंग एग्जाम्पल्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो सबसे पहले रोस्टिंग समझते हैं। रोस्टिंग में और को एयर के रेगुलर सप्लाई के साथ फर्नेस में मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, और ये रोस्टिंग मेनली सल्फाइड्स और का किया जाता है, जिसके एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ जिंक सल्फाइड टू जिंक ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ लेड सल्फाइड टू लेड ऑक्साइड एंड कन्वर्जन ऑफ क्यूप्रिक सल्फाइड टू क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब कैल्सिनेशन के बारे में जानेंगे। कैल्सिनेशन में भी हीटिंग होता है बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड होता है। अब हीटिंग करने से जो भी वॉलेटाइल मैटर होगा वो वॉलेटाइल होकर रिमूव हो जाएगा एंड मेटल ऑक्साइड एज रेसिड्यू पीछे रह जाएगा। मोस्टली और जिसमें हाइड्रेट्स या कार्बोनेट्स होते हैं उनको कैल्सिनेशन ट्रीटमेंट दी जाती है, और उसके एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.15, हाउ इज कास्ट आयन डिफरेंट फ्रॉम पिग आयन। तो जो आयन डायरेक्ट ब्लास्ट फर्नेसिस से मिलता है उसे पिग आयन कहते हैं, जिसमें अराउंड 4% कार्बन होता है एंड सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज जैसी इम्प्योरिटीज बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अब जो पिग आयन है उसे कोक के साथ मिक्स करके हॉटर ब्लास्ट से मेल्ट करते हैं, तब फाइनल प्रोडक्ट कास्ट आयन मिलता है, जिसमें कार्बन 3% जितना होता है। कास्ट आयन बहुत ही हार्ड एंड ब्रिटल होता है। रिसेंटली कुकिंग में कास्ट आयन के वेसल्स बहुत लोग यूज करते हैं, जो एल्यूमिनियम के वेसल से काफी अच्छे माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.16, डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। जब भी हमें कोई मेटल चाहिए तब हम ये सर्च करते हैं कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस है जिसमें ये मेटल अवेलेबल है। अब ऐसे तो कई सारे केमिकल सब्सटेंस मिलेंगे जिसमें हमें जो चाहिए वो मेटल होगी, तो ये सब केमिकल सब्सटेंसेस को हम मिनरल्स कहेंगे। सभी मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना केमिकली एंड इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं होता, तो जिस मिनरल में से मेटल एक्सट्रैक्शन कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल वे से एक्सट्रैक्ट कर पाए उस टाइप के मिनरल को ओर कहेंगे। जस्ट लाइक जिंक मेटल के कई सारे मिनरल्स अवेलेबल है जिसमें जिंक मेटल अवेलेबल है, लेकिन वो सभी मिनरल में जिंक एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल सब्सटेंस जैसे कि जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट, जिसमें से हम जिंक मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं केमिकली एंड इकोनॉमिकली, तो ये सब जिंक की ओर हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.17, व्हाई कॉपर मैट इज पुट इन सिलिका लाइन कन्वर्टर। कॉपर मैट में कॉपर सल्फाइड के साथ फेरस सल्फाइड एज एन इम्प्योरिटी होता है। इस फेरस सल्फाइड को रिमूव करने के लिए कॉपर मैट को सिलिका लाइन कन्वर्टर में हीट किया जाता है। इससे सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड फेरस सल्फाइड रिएक्ट होकर FeSiO3 यानी कि स्लेग बना देंगे, जो इजीली रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि स्लेग को रिमूव कर दिया तो FeS भी रिमूव हो गया, तो इसी स्लेग को बनाने के लिए सिलिका यूज होती है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.18 व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में होल हेराउट प्रोसेस यूज होता है जिसमें प्योर एल्यूमिना Al2O3 को क्रायोलाइट के साथ मिक्स करके फ्यूज मैट्रिक्स को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। क्रायोलाइट से ये मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एंड सेल को कंडक्टिविटी मिलती है। क्रायोलाइट की जगह पे कैल्शियम फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.19 हाउ इज लीचिंग कैरिड आउट इन केस ऑफ लो ग्रेड कॉपर ऑर्स। कॉपर को उसकी लो ग्रेड ऑर्स में से हाइड्रोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसमें उसे एसिड और बैक्टीरिया से लीच किया जाता है। तब सॉल्यूशन में CuSCu+2 फॉर्म में आता है जिसकी रिएक्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये Cu+2 वाले सॉल्यूशन को स्क्रैप आयन या H2 के साथ ट्रीटमेंट करने से Cu मिलता है जिसकी रिएक्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस तरह से लो ग्रेड कॉपर और से लीचिंग से कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.20 Why is zinc not extracted from zinc oxide through reduction using carbon monoxide? जिंक से जिंक ऑक्साइड कन्वर्जन की स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन से कम है। मतलब कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करके जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके जिंक एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.21 द वैल्यू ऑफ डेल्टा Fg0 for formation of Cr2O3 is minus 540 kJ per mole and that of Al2O3 is minus 827 kJ per mole. Is the reduction of Cr2O3 possible with Al? Delta Fg0 formation of Cr2O3 from Cr की वैल्यू minus 540 kJ per mole है जो Al2O3 from Al की वैल्यू minus 827 kJ per mole से ज्यादा है। सिंपली एल्यूमिनियम में से Al2O3 इजीली कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी डेल्टा Fg0 फॉर्मेशन वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। तो एल्यूमिनियम Cr2O3 को रिड्यूस करके क्रोमियम में कन्वर्ट कर देगा और एल्यूमिनियम खुद Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.22 आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलिंगम डायग्राम पर से हम देख सकते हैं कि 1073 केल्विन के बाद गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड 1273 केल्विन के बाद गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन वो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड से कम है। मतलब कि कार्बन से हम जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। और एक बात, एलिंगम डायग्राम में कोई भी टेम्परेचर पर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलवेज हायर वैल्यू ही रही है इन कंपैरिजन विथ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड से जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकते। सो आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.23 द चॉइस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट इन अ पर्टिकुलर केस डिपेंड्स ऑन थर्मोडायनेमिक फैक्टर। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सपोर्ट योर ओपिनियन विद 2 एग्जांपल्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलिंगम डायग्राम पर से हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो हमें ऐसी मेटल सिलेक्ट करनी होगी जिसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड वैल्यू हमारे मेटल ऑक्साइड जिसका रिडक्शन करना है उससे कम हो। तो वो लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑक्साइड वाली मेटल उससे हायर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वैल्यू वाले ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकती है। चलिए विद एग्जांपल समझते हैं। ऑन स्क्रीन आपको 2 लाइंस दिख रही है, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और दूसरी है कॉपर ऑक्साइड की। क्लियरली विजिबल है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड वैल्यू लोअर है इन कंपैरिजन विद कॉपर ऑक्साइड। मतलब कि हम एल्यूमिनियम से कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकते हैं। सेम वे से हम जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम से रिड्यूस कर सकते हैं और रीजन आपके सामने ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.24 नेम द प्रोसेसेस फ्रॉम विच क्लोरीन इज ऑब्टेन एज अ बाय प्रोडक्ट।
What will happen if an aqueous solution of NaCl is subjected to electrolysis? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्लोरीन एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। कैथोड पे Na+ कन्वर्ट होता है Na सॉलिड में और एनोड पे Cl- कन्वर्ट होता है Cl गैस में। लेकिन जब हम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तब कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71 वोल्ट, जो ज़्यादा नेगेटिव है इन कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O, जिसकी वैल्यू है -0.83 वोल्ट। इसलिए अब H2O इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, जिसकी रिएक्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.25। What is the role of graphite rod in the electrometallurgy of aluminium? तो ग्रेफाइट रोड का रोल समझने के लिए पहले केमिकल रिएक्शन समझ लेते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है, अगर हम ग्रेफाइट रोड यूज ना करते तो जो फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ वो एल्यूमिनियम को Al2O3 में कन्वर्ट कर देता। तो इस कन्वर्जन को स्टॉप करने के लिए ग्रेफाइट का रोड यूज किया जाता है, जो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और एल्यूमिनियम को Al2O3 में कन्वर्ट होने से रोकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.26। आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट जोन रिफाइनिंग, सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, थर्ड वेपर फेज रिफाइनिंग। तो चलिए इसे एक के बाद एक समझते हैं। सबसे पहला है जोन रिफाइनिंग। इस मेथड का प्रिंसिपल है कि इम्प्योरिटीज मेटल के मेल्ट फॉर्म में ज़्यादा सॉल्युबल होती है इन कंपैरिजन ऑफ मेटल के सॉलिड फॉर्म में। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इस मेथड में इम्प्योर मेटल का एनोड होता है और वही प्योर मेटल का कैथोड होता है और ये दोनों इलेक्ट्रोड सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डीप होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। मोर बेसिक मेटल सॉल्यूशन में रहेगी और लेस बेसिक मेटल एज एनोड मड में मिलेगी। अब जो मेटल सॉल्यूशन में आ गई है वो कैथोड की ओर जाके रिड्यूस होकर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी, तो हमें प्योर मेटल कैथोड पर मिलती है। तीसरा है वेपर फेज रिफाइनिंग। इस मेथड में मेटल को उसके वोलेटाइल कंपोनेंट में कन्वर्ट किया जाता है। बाद में इस वोलेटाइल कंपाउंड को कलेक्ट करके डिकम्पोज किया जाता है, जिससे हमें प्योर मेटल मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.27। प्रिडिक्ट कंडीशंस अंडर विच एल्यूमिनियम माइट बी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस MgO। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 फ्रॉम Al की वैल्यू एट 1350 डिग्री सेल्सियस पर MgO फ्रॉम Mg की वैल्यू से कम है। तो एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करके अबोव 1350 डिग्री सेल्सियस पर हमें Mg मिल सकता है और ये चीज़ ऑलरेडी मैंने 6.23 न्यूमेरिकल में सिखाई है, तो ये क्वेश्चन आप वहाँ पर भी रिलेट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सब्सक्रिप्शन हमें वीडियोस और बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।